साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आज आपके समक्ष हम राष्ट्रीय एकता या इंडियन नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। इंडियन नेशनल आइडेंटिटी एक ऐसा विषय है जो कि हम सभी से संबंधित है और देश की एकता और अखंडता से भी संबंधित है। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार के बिंदु हैं और 3 विषय हैं, 3 पार्ट्स हैं। इसको अगर 3 पार्ट्स में देखें तो हम जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है और उसके बाद की जो राजनीति है उसको हमें देखना होगा। और विशेष रूप से ये जातीय जनगणना हो रही है तब इससे राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा अंतर पड़ने जा रहा है और ये एक नया मुद्दा उभर करके सामने आया है। बिहार सरकार ने अभी जातीय जनगणना कराई है और भारत सरकार ने भी 2011 में जनगणना कराई थी, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा विसंगतियाँ थीं, इतनी ज़्यादा प्रकार की जातियाँ और उपजातियाँ थीं कि उसका विश्लेषण सरकार नहीं कर सकी थी। इसी कारण वो आंकड़े जारी नहीं हुए। तो जो जातीय जनगणना 1931 में अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई थी। तो अब आते हैं कि राष्ट्रीय आइडेंटिटी जो है, नेशनल आइडेंटिटी क्या है। नेशनल आइडेंटिटी 3 चीज़ों पर विशेष रूप से आधारित है। एक तो ये है कि जातियों का एकीकरण, यानी कि विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं उनको आपस में एक रखा जाए। और दूसरा, दिस इज कॉल्ड हार्मनी ऑफ द कास्ट्स। तो हार्मनी ऑफ द कास्ट हम एक चीज़ कह सकते हैं। एक पक्ष हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी का है वो ये है। दूसरा पक्ष हमारा क्या हो सकता है कि दूसरा पक्ष है हार्मनी अमंग द रिलीजन्स, यानी जो धार्मिक सामंजस्य है वो बनाए जाना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है कि जो हमारे रीजनल फैक्टर्स हैं, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, या जो हमारे देश के किनारे किनारे लोग बसते हैं उन लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, उसको भी ध्यान रखना। इन तीनों चीज़ों को हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टिकोण से देखना होगा। अब हम आइए इन तीनों चीज़ों का विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये चीज़ पिरोई गई और कहाँ कहाँ इसको देखा गया। तो इसका सबसे ज़्यादा गांधी जी सबसे बड़े उदाहरण हैं। गांधी जी ने पहले और दूसरे जो चीज़ है उसको महत्व दिया, यानी कि पहला तो उन्होंने जातियों का एकीकरण किया और दूसरा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले 1932 में जब डिप्रेस्ड क्लासेस में डॉक्टर अंबेडकर और अंग्रेज हुकूमत ने यह तय किया कि जो भी क्षेत्र बनाए जाएंगे, पार्लियामेंट्री सीट्स बनाई जाएंगी या विधानसभा सीट्स बनाई जाएंगी, उनमें जो रिजर्वेशन होगा उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से व्यवस्था होगी। और ये दोनों यानी डिप्रेस्ड क्लासेस के जो स्पोक्स पर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो सरकार में लोग थे, अंग्रेजी सरकार के लोग, ये चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस के हिसाब से एक सेपरेट, एक पृथक इलेक्टोरेट बनाया जाए, यानी कि जो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र बनाए जाएं उसमें अगर जिस जाति के लिए रिजर्व है उस जाति को ही वोट देने का अधिकार हो, ये कहते थे। और उसमें उनका खासतौर से ये मत था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार इन लोगों को तभी मुक्ति मिलेगी जब जो है या तो दूसरी जाति में बदल जाए या रिजर्वेशन लागू हो जाए जिसमें कि हिंदुओं को वोट, जिसमें कि अन्य जातियों को वोट देने को ना मिले। लेकिन गांधी जी सोचते थे कि इससे हमारा जो ताना बाना है, जो सामाजिक ताना बाना है, ये टूट जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने जो ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ये हुआ था उसके बारे में पुनः समझौता बाद में गांधी जी ने किया। उन्होंने कहा राष्ट्रीय एकता अगर ये नहीं होगी और अगर ये पृथक इलेक्टोरेट रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि मेरी शहादत पर ही ये समझो ये हो सकता है पृथक इलेक्टोरेट, नहीं तो नहीं हो सकता है। और बाद में उन्होंने बहुत सही सोचा था और शायद इसी कारण से जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे वो जो है एक उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित नहीं हो पाया था। और उसके बाद ये उनको SC और ST का रिजर्वेशन दिया गया और ये रिजर्वेशन उससे जो पृथक इलेक्टोरेट था उससे कहीं ज़्यादा मिला हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी ने इसको जातीय एकता को भी महत्व दिया। साथ साथ अगर हम देखें गांधी जी के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो उन्होंने हर जगह पे जो है हिंदू मुस्लिम एकता की बात दी। खासतौर से अगर खिलाफत आंदोलन को हम देखें तो खिलाफत आंदोलन में उन्होंने सिर्फ इसलिए साथ दिया था मुस्लिम्स का ताकि मुस्लिम और हिंदू एकता जो है वो बनी रहे। और यहाँ तक कि उन्होंने तमाम दंगों में, खासतौर से नोआखाली दंगों में और अन्य तमाम दंगों में वो जा करके वहाँ पे शामिल रहे। वो हालांकि इनको पृथक पृथक एक समुदाय मानते थे और गांधी जी ये भी कहते थे कि मैं खुद जो है हिंदू हूँ क्योंकि हिंदुओं से, हिंदू धर्म में मुझे शांति मिलती है।
लेकिन वो कहते थे कि दोनों दोनों अलग अलग जरूर हैं, लेकिन वो दोनों एक हैं। और इस प्रकार से गांधी जी ने इन दोनों क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया, यानी कि दो फैक्टर्स जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी, जो हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, उसके तीन भाग थे कि पहला तो एक तो सभी जातियों का, हिंदू जातियां जो है उनका एकीकरण करना, और दूसरा था कि हिंदू मुस्लिम एकता, और तीसरा हमारा हो सकता जो पेरिफेरल प्रॉब्लम्स हैं या जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं उन चीज़ों को एड्रेस करना। तो इन दोनों चीज़ों में गांधी जी जो है सफल रहे थे। और अब जो तीसरे प्रकार के मुद्दे आते हैं वो अन्य प्रकार के मुद्दे हैं, जैसे रिजर्वेशन कैसे हो, जैसे दलित की कैसे मनाया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता कैसे हो। तो गांधी जी इन सब चीज़ों को कहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय थे, जैसे मान लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए उन्होंने जो तीसरा मुद्दा था, उसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत कोशिश की कि जो ये तीसरा मुद्दा है, जैसे कि जो पूरा आंदोलन हुआ था उसमें उत्तर भारत के सभी लोग शामिल थे, और उत्तर भारत के लोग चाहते थे कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बन जाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। तो इसमें टी.टी. कृष्णामाचारी ने कहा कि अगर आप उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा बने तो फिर आप खुद समझिए इसको। और यहाँ तक कि बहुत बड़ा विवाद जब पैदा हुआ तो इसको 2015 वर्षों के लिए आगे हिंदी राष्ट्रभाषा बनने के लिए हटा दिया गया विवाद को देखते हुए, और बाद में 2002 में सम्मेलन करके 2002 में एक नए एक्ट के द्वारा उसे फिर 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इस प्रकार से हिंदी जो है अनिश्चित काल के लिए अभी भारत की राष्ट्रभाषा ना बने ऐसी कोशिश की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी ने मुस्लिम स्वायत्तता के लिए भी बहुत कोशिश की। वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम एकता में योगदान दें, इसी कारण उनको खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। अब तीसरी जो प्रकार के रीजनल इशूज़ थे उसको जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी एक बहुत बड़ा विषय था, तो हिंदी को इन्होंने इसको एक पेरिफेरल सब्जेक्ट था, क्योंकि इससे जो था कि जो अलग अलग राज्यों की भाषाएं थी वो उनको मान्यता नहीं मिल पा रही थी या वो लोग नाराज़ हो रहे थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में विवाद हुआ तो उस विवाद के बाद इसको जो है 15 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन अब इसको आगे भी बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर को, जो कि पेरिफेरल मैटर था, जम्मू कश्मीर को भी एक अलग स्टेटस दे दिया गया। अब अलग स्टेटस दे दिया गया, 370 जैसा स्टेटस दे दिया गया। 2019 में 5 अगस्त को यद्यपि हटा लिया गया, लेकिन फिर भी एक अलग स्टेटस जम्मू कश्मीर राज्य को उसमें दे दिया गया था। इसी प्रकार से एक जो अन्य जैसे 370 में इसके अलावा ये भी व्यवस्था की गई कि जो शेड्यूल छा था उसके लिए कहा गया कि जो पेरिफेरल सब्जेक्ट के अंतर्गत उसको लिया गया, और उसमें नागालैंड, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय और मिजोरम के लिए कहा गया कि ये अलग से संविधान छा के अंतर्गत शासित होंगे और ये सामान्य नियम उनके ऊपर नहीं लागू होंगे। तो ये इस प्रकार ये देखा जाए तो पेरिफेरल सब्जेक्ट्स थे। वो तीसरा जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी का संघ था उसको भी हमारी संविधान सभा ने खूब अच्छी तरह से निभाया। अब आइए आज़ादी के बाद देखते हैं। तो आज़ादी के बाद के वर्षों में जब कांग्रेस का धीरे धीरे पतन हुआ, उसके बाद जो है कोलिशन गवर्नमेंट जो है समविध सरकारें चली, लगभग 30 साल तक समविध सरकारें चली, और 2014 में फिर जो है ये सरकार, नई सरकार आई। और 2014 में जो सरकार आई इसने उत्तर भारत में कम से कम इतना बड़ा प्रदर्शन किया कि सभी जातियों को और लगभग एकीकरण कर लिया। तो जो पहली नेशनल आइडेंटिटी थी उसको उसने भाजपा ने उसको एकीकरण का काम किया और राष्ट्रीय एकता में एक बहुत बड़ी चीज़ पैदा कर दी, और इस कारण से उसको 37% वोट भी मिले और जो है उसको सीटें भी उसी के अनुसार यहाँ पर प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें केवल एक मैटर, जो नेशनल आइडेंटिटी का 3 भाग था, तो पहला भाग जो था जातियों का एकीकरण, उस पर जो है भाजपा ने ज़्यादा ध्यान दिया और अन्य चीज़ों को उसने उतना ध्यान नहीं दिया। इसी कारण से कांग्रेस जो थी उसने दूसरे और तीसरे विषय को, हिंदू मुस्लिम और पेरिफेरल सब्जेक्ट्स को उसने ध्यान दिया। इस प्रकार से दोनों ही जातियों में दोनों ही पार्टियों में एक तरह का ये विवाद आइडेंटिटी का लेकर चल रहा। लेकिन भारत का विकास तब तक नहीं हो सकता या नेशनल आइडेंटिटी तब तक नहीं बन सकती जब तक कि हम इन तीनों चीज़ों को, चाहे पेरिफेरल सब्जेक्ट्स हों और चाहे हम हिंदू मुस्लिम एकता हो और चाहे हिंदू जातियों का, सभी जातियों का एकीकरण हो, इन तीनों पर अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अगर हमें एक इक्विटेबल और एक फेयर और एक सोशल ऑर्डर, ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना जो इक्विटेबल हो, जस्टिसेबल हो, तो हमें जाति एकता के साथ साथ इन तीनों चीज़ों को, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता और पेरिफेरल सब्जेक्ट्स तीनों को महत्व देना होगा, तभी हम इसको हम राष्ट्रीय एकता और नेशनल आइडेंटिटी को बचा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।